कॉन्स्टिट्यूशन। सो जैसे कि हमने पढ़ा, इंडिया जो है वहाँ पे फेडरल टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। तो इंडिया जो है या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है, इसमें कुछ फीचर्स हैं जो फेडरल फीचर्स हैं, कुछ हैं जो यूनिटरी फीचर्स हैं। मतलब जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन्होंने कुछ फेडरल फीचर्स को इनकॉर्पोरेट किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ यूनिटरी फीचर्स को लिया है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे कौन कौन से फेडरल फीचर्स हैं जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। पहला है ड्यूल पॉलिटी। मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसने एस्टेब्लिश की है ड्यूल पॉलिटी। मतलब सेंटर में आपके पास यूनियन होगी और आसपास के यानी पेरिफेरी में होगी स्टेट्स। दोनों ही जो सेंटर और स्टेट्स हैं उनको अपनी अपनी पावर्स दी गई हैं। पहले ही पावर्स डिवाइड कर दी गई हैं ताकि दोनों जो है अपने अपने फील्ड में रह के कार्य करें, और ये स्पेसिफाई किया गया है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्हें दिए गए हैं मैटर्स, कैसे, जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, जैसे कि डिफेंस हो गया, फॉरेन अफेयर्स हो गया, करेंसी हो गया। अब मान ली करेंसी पे कोई स्टेट गवर्नमेंट रूल बना रही है, तो करेंसी तो पूरे इंडिया में सेम रहेगी ना, पूरी कंट्री में सेम रहेगी, तो इस पर कोई स्टेट गवर्नमेंट थोड़ी रूल बना सकती। तो इस तरह की चीज़ें जो नेशनल इंपॉर्टेंस की हैं वो दी गई हैं यूनियन गवर्नमेंट को, और स्टेट गवर्नमेंट को दी गई हैं वो चीज़ें जो लोकल इंपॉर्टेंस की हैं, रीजनल इंपॉर्टेंस की हैं। जैसे कि केरला में हो सकता है कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट हों, वैसे ही हिमाचल में हो सकता है कुछ और चीज़ों की इंपॉर्टेंस ज़्यादा हो। तो लोकल इंपॉर्टेंस या जो रीजनल इंपॉर्टेंस की जो चीज़ें हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, कुछ कंट्रीज एग्रीकल्चर फॉलो करती हैं, कुछ में नहीं होता, कुछ में सिर्फ एग्रीकल्चर ही होता है। तो इस तरह से स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया ये मैटर, वो मैटर्स दिए गए हैं जो वहाँ के लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं, एग्रीकल्चर हो गया, हेल्थ हो गया, लोकल गवर्नमेंट हो गया। तो इस पे रूल्स कौन बनाएगा? इस पे रूल्स बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट। ये हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट जो कि था ड्यूअल पॉलिटी। सेकंड है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक रिटन डॉक्यूमेंट है, वर्ड का सबसे लेंदी कॉन्स्टिट्यूशन है। अब ये वाला पार्ट जो मैं पढ़ रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में कई बार आता है अगर आप छोटे पेपर भरते हो तो। इन दैट केस ओरिजिनली इंडिया में क्या था, एक जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें एक प्रियम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे एंड 8 शेड्यूल्स थे। आज की बात करें या 2016 के बाद की बात करें तो अब एक प्रियम्बल है, 465 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, राइट। नेक्स्ट इसके बाद कुछ खास इंपॉर्टेंस नहीं है, हम यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट सी चीज़ें ही पढ़ेंगे क्योंकि बहुत डेप्थ में इन चीज़ों को पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है। जस्ट आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, हर एक लाइन जो है इतने डेप्थ में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ पावर्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया है, जो पावर्स हैं उनको डिवाइड कर दिया है सेंटर और स्टेट्स के बीच में, इन टर्म्स ऑफ यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल, ताकि इन दोनों स्टेट और सेंटर के बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो। जितनी भी पावर्स उनको डिवाइड कर दिया है। पावर्स को डिवाइड कैसे किया? यूनियन लिस्ट मतलब इसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे उन पे सिर्फ सेंटर रूल बनाएगा, लॉ बनाएगा। स्टेट लिस्ट सिर्फ स्टेट जो है इसमें लॉ बनाएगी। कॉन्करेंट लिस्ट ये हम पढ़ेंगे क्या होती है, ये सब 7th शेड्यूल में दिया गया है। तो यूनियन लिस्ट में है 100 सब्जेक्ट्स, यानी 100 टॉपिक्स हैं जिसपे सिर्फ यूनियन या सेंटर जो है वो लॉ बना सकता है। ओरिजिनली कितने थे? 97। वैसे ही स्टेट लिस्ट में आते हैं 61 सब्जेक्ट्स, यानी 61 टॉपिक्स जिस पे स्टेट लॉ बना सकता है, रूल बना सकता है। ओरिजिनली ज़्यादा थे 66। और वैसे ही कॉन्करेंट लिस्ट, इस पे थे 52 सब्जेक्ट्स, अब ओरिजिनली थे 47। तो जो सेंटर और स्टेट है वो दोनों ही कॉन्करेंट लिस्ट पे लॉज बना सकते हैं। मतलब कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट हैं, 52 सब्जेक्ट हैं, उन पे सेंटर और स्टेट दोनों ही जो है लॉ बना सकते हैं। और अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो जो सेंटर जो लॉ बना रही है वो उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास कुछ रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं कुछ, तो उन रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ये रेजिड्यूरी सब्जेक्ट्स जो हैं ये वो सब्जेक्ट्स होते हैं जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट तीनों में नहीं आते हैं, तो इन पे लॉज बनाने की पावर दी गई है, हमने सेंटर को दी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सुप्रीम है, मतलब सबसे बड़ा है, हाईएस्ट लॉ ऑफ द लैंड है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है, तो लॉज जो भी सेंटर बनाती है या स्टेट बनाती है वो इस तरह से होने चाहिए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन या सुप्रीमेसी जो है, ठीक है, उसके प्रोविजंस के हिसाब से होने चाहिए, उसके प्रोविजंस को फॉलो करते होने चाहिए। ठीक है, अदरवाइज कोई ऐसा लॉ बनता है जो सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीमेसी से जो है वो उसके प्रोविजंस को फॉलो नहीं करता है, तो उसको इनवैलिड या वॉइड घोषित कर दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन। सो जो डिवीजन है पावर्स का, ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है कि जो पावर्स डिवाइडेड हैं जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाई है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, पावर्स को डिवाइड किया है। ठीक है, और जो सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की वो भी डिफाइन की है। तो
जो पावर्स हैं और जो सुप्रीमेसी है, अब इनको मेंटेन भी करना पड़ेगा। कॉन्स्टिट्यूशन ने सिर्फ डिफाइन किया, अब आगे चल के हम इसे मेंटेन भी तो करना है। उसको मेंटेन कैसे होगा? अगर मेथड जो है अमेंडमेंट के वो रिजिड मेथड हो। हेंस कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है हमारे एक एक्सटेंट तक। कितने एक्सटेंट तक? विच आर कंसर्न विद द फेडरल स्ट्रक्चर। मतलब इसमें सिर्फ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में इतना है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारा रिजिड है कैसे? कि जो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अगर हमें चेंजिंग करनी है तो हमें दोनों हाउसेज, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को बुलाना पड़ेगा, उसके बाद मीटिंग करके स्पेशल मेजॉरिटी के साथ जो है वो चेंजिंग होगी, राइट। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। कॉन्स्टिट्यूशन ने एस्टेब्लिश की है इंडिपेंडेंट जुडिशरी हेडेड बाय सुप्रीम कोर्ट फॉर द टू पर्पसेस। पहला, प्रोटेक्ट करना है कॉन्स्टिट्यूशन की सुप्रीमेसी। दूसरा, जो डिस्प्यूट्स हैं सेंटर और स्टेट के, उनको सॉल्व करना है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने। इसलिए इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो है वो एस्टेब्लिश की गई है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट आता है बाइकैमरलिज्म। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने प्रोवाइड किया है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। मतलब बाई का मतलब टू, बाई मतलब टू। तो इसमें एक अपर हाउस होता है, एक लोअर हाउस होता है। अपर हाउस को बोलते हैं राज्यसभा, लोअर हाउस को बोलते हैं लोकसभा। तो जो राज्यसभा है ये, अब जब आप पार्लियामेंट पढ़ लोगे ना एक बार, अगर आपने पढ़ा है तो आप राज्यसभा लोकसभा ये वाली लाइन समझ जाओगे कि राज्यसभा क्या करती है। ये रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स ऑफ इंडियन फेडरेशन, जबकि लोकसभा ये क्या रिप्रेजेंट करती है? इंडियन पीपल एज अ होल। सो होता क्या है ना, लोकसभा के लिए हम इलेक्शंस, जैसे जो इलेक्शंस होते हैं, ठीक है, एमपीज़ के लिए इलेक्शन होते हैं, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के लिए, तो हम उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जनता पार्टिसिपेट करती है, हम वोट देते हैं, वो बन जाता है एमपी। अब जो राज्यसभा में जो एमपीज़ बनते हैं उनको हम नहीं इलेक्ट करते, उनको लोकसभा के पीपल और दूसरी तरह से वो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, वो हम पार्लियामेंट्री टॉपिक में पढ़ेंगे। सो राज्यसभा एक जो कि ज़्यादा पावरफुल चैम्बर नहीं है, मतलब लोकसभा से कम पावरफुल है। उसका काम क्या है? फेडरल इक्विलिब्रियम बनाए रखना, मतलब प्रोटेक्ट करना, जो स्टेट्स के इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करना। सो ये हमने कंप्लीट किए फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन।